सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज की श्रृंखला में हम जो विषय लेके आए हैं उस विषय का नाम है घटनाक्रम। इस विषय को घटनाक्रम और कभी कभी कथाक्रम का नाम भी दिया जाता है। अर्थात यह विषय पाठ्यक्रम के उन पाठों से लिया जाता है जिनमें कोई कहानी बनती हो या किसी प्रकार का सीन क्रिएट होता हो जिसके अंदर कथा दी हुई होती है। यह विषय बहुत आसान है, परंतु दिक्कत क्या है, इसमें कई बार 8 वाक्य पूछ लिए जाते हैं या कई बार 4 वाक्यों में कथाक्रम पूछ लिया जाता है। कहानी या कथाक्रम में एक वाक्य की सीक्वेंस भी अगर गलत हो जाए तो सारी कहानी का जो तारतम्य है वह टूट जाता है। कहानी में जो वाक्य पहले आता है उसको उस क्रम में रखा जाए, जो दूसरे नंबर पर आता है उसको दूसरे नंबर पर रखा जाए। लेकिन इस सब के लिए हमें कहानी का पता होना ज़रूरी होता है। बच्चों, मैं बार बार आपको ये 2 कहानियाँ दिखा रहा हूँ। बुद्धि बलवती सदा पाठ 2 और जननी तुल्य वत्सला पाठ 5। आइए कथाक्रम के बारे में चर्चा करने से पहले एक बार आप अपने पाठ्यक्रम पर नज़र दौड़ाएं। बच्चों, ये आपका पाठ्यक्रम है जो अगस्त मास में पूछा जाना है। इसमें इस पाठ्यक्रम में ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पाठ संख्या है वह पहला पाठ लगा हुआ है, दूसरा लगा हुआ है, 5वां लगा हुआ है और छठा, यानी पहला, दूसरा, 5वां, छठा। पाठ संख्या 3 और पाठ संख्या 4 आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। वो आपके पाठ्यक्रम में आने ही नहीं है, चाहे वह दिसंबर तक का पाठ्यक्रम हमें करना हो या अगस्त तक का पाठ्यक्रम हमें करना हो। ये 2 पाठ, पाठ संख्या 3 और पाठ संख्या 4 आपके सिलेबस में नहीं पूछे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो कथाक्रम आना है वह बचे हुए पाठ संख्या 1, पाठ संख्या 2, पाठ संख्या 5 और पाठ संख्या 6, पहला, दूसरा, 5वां और छठा, इन पाठ से आपसे कथाक्रम पूछा जाएगा। अब इस पे भी मेरे बात को सभी बच्चे ध्यान से सुने। जो ये पाठ 1, 2, 3, 4 2 पाठ बीच में से काट दिए, 6 तक 1 से 6 पाठ लगे हुए थे, 2 बीच में से हटा दिए, तो टोटल पाठ जो रह गए वो 4 रह गए। इन 4 पाठों में भी पहला पाठ जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम, एक काव्य पाठ है, कविता है। कविता का कथाक्रम या घटनाक्रम कभी नहीं पूछा जाता, ये कभी नहीं बनता। दूसरा, अगर हम छठा पाठ देखें तो वह सुभाषितानी है। सुभाषितानी में भी श्लोक होते हैं, पद्य होते हैं, उनका कथाक्रम भी कभी नहीं बन पाता, उनका घटनाक्रम कभी नहीं बन पाता। अब यदि कोई आपको कहे कि भाई कथाक्रम आपने एग्ज़ाम में करना है और उस पाठ का नाम भी बता दिया जाए तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा वह विषय। चलो, मैं आपको बता देता हूँ कि कथाक्रम पेपर में से किस पाठ में से आना है। इसके लिए
जिन पाठों में कहानी बनती है उसके लिए बस 2 ही पाठ बचे। पाठ संख्या 2 का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। एक तो इसमें से कथाक्रम आएगा और दूसरा है जननी तुल्य वत्सला। ये 5वां पाठ है। यदि कथाक्रम कई बार 2 पाठों में से पूछ लिया जाता है कि भाई या तो ये करो या वो करो, अथवा अगर आ जाए तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप 2 या 5 पाठ में से कोई भी एक पाठ की कहानी का क्रम याद कर ले तो वो अवश्य ही निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में आना है। परंतु यदि दोनों प्रश्नों के बीच में अथवा या और नहीं हुआ तो फिर आपको दोनों पाठ तैयार करने पड़ेंगे। अब आपका कथाक्रम जो 4 अंक का विषय है कितना आसान बन गया है। एक तो आपको ये पता लग गया कि कथाक्रम किस पाठ में से आना है। जननी तुल्य वत्सला, इसका नाम लेते ही आपको इस पाठ की कहानी आपके माइंड में घूम जानी चाहिए। और दूसरा पाठ था जिसका नाम था बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि ही हमेशा बलवान होती है। इस पाठ का नाम लेते ही भी इस पाठ की जो समरी है, इस पाठ की जो कहानी है, वो आपके मन में, वो आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए। पहले बात कर लेते हैं इसी पाठ की। पाठ संख्या 2 बुद्धिर बलवती सदा। इस पाठ की कहानी क्या है? बच्चों, इस पाठ में एक माँ अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके जाना चाहती है। वह अपने पति से आज्ञा लेती है। पति किसी कार्यवश उसको छोड़ने में असमर्थ होता है तो वो उनको अनुमति देता है कि आपको खुद ही जाना होगा, मुझे किसी तरह से आवश्यक कार्य आ गया है। तो दोनों बच्चों के साथ माता अकेली ही अपने पिता के घर जाती है। रास्ते में जंगल पड़ता है और अचानक एक बाघ, टाइगर सामने आ जाता है। तो वो अपने बच्चों को कैसे अपनी बुद्धि के बल से, अपने दिमाग से उन बच्चों को उस बाघ से बचा लेती है। ये कहानी आपके ध्यान आ गई होगी। इतना कुछ बताने के बाद अवश्य ही माइंड में बातें याद आ जाती हैं। तो कैसे बाघ को पहले 2 बार बाघ को वो अपने रास्ते से भगा देती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब बाघ को भगाया गया पहली बार तो क्या क्या संवाद हुए थे, और जब दूसरी बार बाघ को रास्ते से हटाया गया तब क्या संवाद हुआ। अगर आपके वाक्य टू वाक्य ये बात याद रहती है तो आपने उन संस्कृत के वाक्यों को देखना है कि भाई हाँ, ये बात इस बात के बाद हुई थी और ये बात फला वाली बात इस बात के बाद हुई है। ये बात मुझे पहले लिखनी चाहिए, ये बात बाद में आएगी। इस सीक्वेंस को, इस क्रम को वही बच्चा सही कर पाएगा, एक तो जिसको अध्यापक के द्वारा जब पाठ पढ़ाया गया उसको वह संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करना समझ गया हो, संस्कृत की हिंदी बनाना समझ गया हो। दूसरा, उसको यह ध्यान हो कि यह पाठ, इसमें यह कहानी बनती है। अब जब बाघ बीच में पहली बार आया तो उसको देखते ही अचानक से उसने अपने एक पुत्र को जोरदार चपाटा दे मारा, एक थप्पड़ जड़ दिया। अब बच्चों के समझ में आता या पूछते कि आप क्यों मार रही हो, इससे पहले वो क्या कहती है कि अरे भाई कथम एकैकशः व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। अरे बच्चों, तुम कैसे अकेले अकेले बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, आपस में मिल बांट करके खा लो। जब
कोई दूसरा दिखाई देगा तो दूसरा खा लेना। अब ये बात बाघ के कान में पड़ती है, वो सोचता है कि भाई ये तो मेरे को खाने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं, मैं खाऊंगा, ये दूसरा कहता है मैं खाऊंगा। इस प्रकार से उसके कान में आवाज़ पड़ती है तो वो डर जाता है कि भाई मेरी तो खैर नहीं। और इस प्रकार से वह बाघ की ओर जैसे ही मारने दौड़ती है तो बाघ बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ता है। रास्ते में एक गीदड़ बाघ को भागते हुए देखता है तो उसको हंसी आ जाती है, भाई ये तो डरा हुआ है, आज जंगल का जो राजा है वो उसके ये हाल है तो बाकी जनता का क्या हाल होगा। तो उसको उसके हाव भाव को समझ करके उसको रोकता है। बाघ कहता है कि भाग ले, नहीं तो तेरी भी खैर नहीं। तब गीदड़ उसको समझाता है कि तेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हुआ है, भला एक औरत और दो छोटे छोटे बच्चे एक शक्तिशाली बाघ को कैसे मार सकते हैं। लेकिन बाघ इतना ज़्यादा डरा हुआ था, वो कहता है कि तू अगर साथ चलेगा तो मैं तेरे साथ चलूँगा, नहीं तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। और वो भी अगर क्या पता तू भाग जाए, जब वहाँ सामना हो तो मैं तुझे अपने गले से बांध के ले चलूँगा ताकि तू भाग ना सके। तो इस प्रकार से इसी तरह से वो हिम्मत करके बाघ और गीदड़ दोबारा फिर सामने आ जाते हैं। उसको देखते ही फिर वो जो महिला है वो बहुत बुद्धिमती होती है, बहुत दिमाग से काम करती है। फिर वो कहती है, अरे गीदड़, अरे दुष्ट, मैंने तो तेरे को 2 बाघ लाने के लिए बोला था, आज तू एक ही बाघ लेके आ गया। मैं तुझे देखती हूँ। 2 बाघ की कमिटमेंट हुई थी और तो 1 बाघ लेके आया। तब बाघ के मन में जाता है कि भाई ये गीदड़ मुझे बहला फुसला करके मरवाने के लिए दोबारा ले आया है। तो वो ना आगे देखता है ना पीछे, ना आओ ना ताओ, और फिर दोबारा दौड़ पड़ता है। साथ में गीदड़ भी बंधा हुआ है और वो गीदड़ भी खींचा चला जाता है। तो इस प्रकार एक महिला एक बार नहीं 2-2 बार अचानक उत्पन्न हुई मुसीबत से अपने बच्चों को बचा लेती है। ये कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए, इसकी सीक्वेंस आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए, और संस्कृत के वाक्यों का अनुवाद जो मैंने आपको कराया था वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये कथाक्रम आपके लिए आसान हो जाएगा। अब जो दूसरा कथाक्रम का पाठ बनता है वह है जननी तुल्य वत्सला। इस टाइटल का नाम आते ही आपके माइंड में इसकी समरी घूमनी चाहिए। पाठ में किसान होता है, बैल होते हैं। एक बैल ज़्यादा कमज़ोर होता है, वह हल चलाने में इतना कमज़ोर हो गया होता है कि हल खींचने में, किसान का जो हल होता है उसको खींचने में असमर्थ होता है, नहीं खींच पाता, जान नहीं रहती शरीर में, और वो बार बार चलते चलते गिर जाता है। किसान को अपना खेत समय पर तैयार करना होता है, वो उसको उठाने की कोशिश करता है, वो नहीं उठता है तो ऊपर से वो कोड़े बरसाता है, डंडे लगाता है। पहले ही कमज़ोर है और ऊपर से मार पड़ रही है। तो जो बैलों की जो माता है सुरभि, वो अपने असमर्थ पुत्र, कमज़ोर पुत्र पर बड़ी उसको दया आती है। वो रोती है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। यह दृश्य देवताओं के जो राजा इंद्र होते हैं वो देखते हैं और सुरभि माता से पूछते हैं कि भाई तेरे इतने सारे पुत्र हैं तो एक पुत्र के विषय में ही क्यों इतना शोक मना रही है, इतना क्यों रो रही है, क्यों आंसू बहा रही है। तब सुरभि कहती है कि यद्यपि मेरा जो पुत्र मोह है, जो मेरा स्नेह है, सभी बच्चों पर, मेरे सभी बैलों पर, मेरे शावकों पर
समान रूप से है, परंतु जो पुत्र शारीरिक रूप से ज़्यादा कमज़ोर है, चलने फिरने में असमर्थ हो चुका है, उसके लिए मेरे दिल में अधिक दया होती है। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि वह असमर्थ है और ऊपर से किसान उसको डंडे बरसा रहा है। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। बेशक मेरे 1000 पुत्र हैं और सब पर मेरा समान भाव से प्रेम है, परंतु जो दीन है, जो असहाय है, उस पुत्र पर मेरी अधिक कृपा रहती है। और मेरी क्या, कोई भी माँ हो, सब माताओं की अपने कमज़ोर पुत्र की ओर अधिक झुकाव होता है। यह बात वो इंद्र को बताती है। इंद्र सुरभि के वचनों को सुन करके समझ जाता है और उसका हृदय बड़ा द्रवित होता है। उसके हृदय में कुछ करने के लिए ठान लेता है वह, और इंद्र को देवताओं के राजा के साथ साथ वर्षा का राजा भी माना जाता है। तो उस बैल की रक्षा करने के लिए, उस माता के शोक को, उसके दुख को कम करने के लिए इंद्र आकाश से उस किसान के खेत में बारिश करता है। उस एरिए में, उस क्षेत्र में खूब ज़ोरदार बारिश हो जाती है और बारिश में हल चलाना मुश्किल हो जाता है और किसान को पानी की आवश्यकता भी थी। किसान प्रसन्न भी हो जाता है, खुश भी हो जाता है कि बारिश हो गई है, तो वो हल चलाने का विचार छोड़ देता है और अपने बैलों को लेकर के घर उनकी सेवा करता है, अच्छी तरह से चारा डालता है ताकि वो दोबारा स्वस्थ हो जाए और उस बैल को स्वस्थ होने का अवसर मिल जाता है। इस प्रकार से माता का जो दुख है वो भी दूर हो जाता है और भगवान इंद्र की कृपा से सब ठीक हो जाता है। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हो जाता है, ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये 2 समरी हैं जो कहानी है आपके मस्तिष्क में कथाक्रम करने से पहले होनी चाहिए। अब आपको मैंने 2 बातें बताई, कुल 4 पाठ आपके सिलेबस में रह गए। 1 से 6 तक की संख्या में 6 पाठ बनते हैं, लेकिन 2 पाठ बीच में से हटा दिए। उन 2 पाठों में से भी जिनमें कहानी बनती है वो केवल दूसरा और 5वां पाठ है। यानी 4 नंबर का ये टॉपिक या तो दूसरे पाठ से आएगा या 5वें पाठ से आएगा। तो आपने कहानी के लिए पाठ संख्या 2 और पाठ संख्या 5 को तैयार करना है। उम्मीद करता हूँ आप इसमें गलती नहीं करेंगे, अच्छे से कर पाएंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। शुभ दिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद।